चलिए देखिए, एग्जाम्पल नंबर 7 के बाद दोबारा से एग्जाम्पल नंबर 1 से शुरुआत होती है और एग्जाम्पल नंबर 1 में ए पार्ट दिया गया है। क्या लिखा हुआ है? यदि आव्यूह ए और बी के क्रमशः P क्रॉस Q आव्यूह ए है जिसकी कोट यानी क्रम कितना है? P क्रॉस Q, और बी आव्यूह है उसकी क्रम कितनी है? उसका है Q क्रॉस R, P Q और Q R। तो कह रहा है ए बी का क्रम क्या होगा? कह रहा है कि ए बी यानी दोनों आव्यूह की गुणा हो रही होगी। तो कह रहा है ए बी के क्रम बता दो क्या होगा। तो बेटा ए बी के क्रम के लिए पहले ए का क्रम क्या है? P Q, और बी का क्रम क्या है? Q R। क्या दिमाग क्लियर है? हमने कहा था गुणा तभी संभव होगी जब इसका लास्ट और इसका पहला सेम होगा। तो गुणा तो संभव है, और हमने कहा था जो उत्तर परिणाम आएगा उसकी कोट क्या बनेगी? P क्रॉस R। तो ए बी की कोट क्या बन जाएगी? P क्रॉस P इंटू R या P क्रॉस R। क्या आई बात समझ में? लग गया क्वेश्चन। इसका बी पार्ट देख लेते हैं। बी पार्ट में क्या कह रहा है? बी पार्ट में कह रहा है कि एक आव्यूह ए है, एक आव्यूह ए है जिसका मान कुछ इस तरीके से दिया गया है x y z, और इसकी कोटि है 3 पंक्तियां हैं और एक स्तंभ है, और एक आव्यूह बी है जो कैसे दिया गया? ए बी सी, जो कैसे दिया गया है? ए बी सी। इसकी कोट क्या बनेगी? एक पंक्ति 3 स्तंभ। पंक्ति तो एक ही है, स्तंभ 3 है। अब दो चीजें पूछ रहा है, कह रहा है ए बी तथा बी ए ज्ञात करो। पहले क्या मांग रहा है? ए बी ज्ञात कर लो। ए बी कैसे ज्ञात करोगे? पहले लिखा जाएगा ए एक्स वाई जेड और बी ए बी सी। ठीक है, जरा इसकी कोट लिखो और देखो क्या ये संभव भी है कि नहीं है। 3 1 और 1 3, ये 1 और ये 1 समान है, संभव तो है। उत्तर कितना आने वाला है? 3 क्रॉस 3। अरे पढ़ा लेते थोड़ी देर। अब उत्तर क्या आने वाला? 3 क्रॉस 3। ये बनाया आव्यूह और बड़े को खड़े में ले जाते हैं, तो ये x गया किसमें? a के साथ, तो क्या बन गया? ax। क्लियर? पहला तत्व बना। फिर यही पड़ा इसमें जाएगा bx, फिर यही इसमें जाएगा cx, फिर ये इसमें जाएगा ay by cy az। समझ रहे हो? bz cz। ये तो आ गया a इंटू बी। अब क्या पूछ रहा है? बी ए। ये कितना है? ये भी वही है, x y z। नहीं, पहले है a b c, और यहाँ क्या लिखोगे? x y z। अब फिर से गुणा करोगे, और गुणा संभव है, चाहे देख लो। इसकी कोटि है 1 गुणे 3 और इसकी है 3 गुणे 1। 3 3 समान है। क्या कोटि क्या बनेगी? 1 गुणे 1। 1 गुणे 1 आव्यूह नहीं, अवयव बनता है। सीधे सीधे एक अवयव आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा सीधे सीधे। तो कैसे करोगे? इस पंक्ति की इस स्तंभ में, और सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो क्या आंसर आएगा? देखो ax by cz। तो आंसर क्या जाएगा? ax बीच में लगता है प्लस, by प्लस cz। ये आ गया हमारा उत्तर। नहीं समझ में आया? क्लियर हो गया? नोट कर लीजिए। मोबाइल साइलेंट कर लो और नोट तेज करो।
किसी को दिक्कत तो नहीं, समझ में आ गया ना? ठीक है। मक्खी बजानी पड़ रही है। इनकी मजा आ रही है, हंस रहे हैं। ये गुड़ा में किसी को समस्या तो नहीं है? नहीं, हमें समस्या काला हिट से नहीं है, मच्छरों से नहीं है। मतलब जैसे हमने ऐसे किया, वो धोखे से ऐसे आ गया, तुम्हारे ऊपर गिर गया। तू भी बड़ी मजा आएगी। क्या तू मत डरो, तेरे ऊपर नहीं आएगा काला हिट। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहा है? एग्जाम्पल नंबर 2 में कह रहा है एक अवयव ए है जिसका मान है 0 1 1 0 0 1 1 0। कह रहा है ए की पावर 4 का मान बता दो। ए की पावर 4 का मान बताने के लिए हमें क्या चाहिए होगा? पहले चाहिए होगा ए स्क्वायर। क्या चाहिए होगा? तो ए स्क्वायर पहले निकाल लो। ए स्क्वायर निकालने के लिए ए इंटू ए करना पड़ेगा। 0 1 1 0 और फिर से ए कितना है? 0 1 1 0। गुणा मालूम है कैसे होती है इसकी? इससे 0 1 कम 1 तो क्या बन गया? 1। फिर पड़ेगी कड़े में 0 0, यहाँ 0, यहाँ 1, तो ये बन गया ए स्क्वायर। क्या बन गया? ए स्क्वायर। फिर से ए स्क्वायर तो मिल गया। अब हमें क्या चाहिए? ए की पावर 4। ए की पावर 4, तो ए की पावर 4 को क्या कह सकते हो? ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर कह सकते हो। कह सकते हो कि नहीं कह सकते हो? और ए स्क्वायर का मान कितना है? 1 0 0 1 इंटू, फिर से ए स्क्वायर का मान कितना है? 1 0 0 1। क्या इतनी बात क्लियर हो गई सभी को? ठीक है। अब बताओ कि भैया 1 0 0 1 और 1 0 0 1 क्या बनेगा? इस पड़ेगी इस कड़े में, तो 1 और 0 यानी क्या बन गया? 1। ये पड़ा इसमें जाएगा तो ये 1 0 पास जाएगा 0, और ये 0 1 के पास जाएगा तो भी 0, तो क्या बन गया? 0। इस पड़ेगी इस खड़े में गुणा करोगे 0 और 0 यानी क्या बन गया? 0। इस पड़ेगी इस खड़े में गुणा करोगे 0 और 1 तो क्या बन गया? 1। ये आ गया आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं? सिंपल था, नोट कर लो फटाक से।
हटा दें? देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 बताएंगे, फिर चौथे में होमवर्क देंगे, इसलिए ध्यान से देख लेना। एग्जाम्पल नंबर 3, एक आव्यूह ए दिया गया है जिसमें लिखा हुआ है 1 2 3 0 और 4 1, और आव्यूह बी दिया गया है 0 1 0 0 2 1 2 3 0। ये, और हमसे क्या कह रहा है? कह रहा बी ए बता दो। क्या बता दो? बी ए। कैसे बताओगे बी ए? बी ए बताने के लिए पहले किसको लिखोगे? बी को लिखोगे। 0 1 0 0 2 1 2 3 0, और ए कितना लिखा हुआ है? 1 2 3 0 4 1। अब भैया कैसे गुणा करते हैं? पढ़े की इस पढ़े को इस कड़ में ले जाओ, पहला तत्व बनेगा। हाँ, तो क्या बनेगा? 0 3 0 0 3 0 मतलब 3। कोई समस्या? अगला बनाते हैं, आगे वाला 0 0 0। बताओ सबको क्लियर है? जहां पर डाउट लगे तुरंत पूछ लेना। यहां पर आते हैं, इस पड़े को इस खड़े में ले जाएंगे। 0 2 3 6 4 कम 4, तो 10 बन रहा है। 0 0 1, इसको ले जाते हैं। 2 कम 2, 3 3 9 और 0, 2 उधर बन रहा था, 9 उधर बन रहा था, 11 बन गया। 2 दूनी 4, 0 0, आंसर आ गया। केवल प्रैक्टिस का खेल है, प्रैक्टिस का। नहीं करोगे काफी कठिन है, गलती कर दोगे कहीं ना कहीं, और घर में लगा लिया तो फिर इससे ज्यादा सरल कुछ नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 4 का ए पार्ट आपका होमवर्क हो गया। 4 का ए पार्ट आपका होमवर्क हो गया, लिख लीजिए। फिर बी पार्ट पढ़ाएं, थोड़ी त्रिकोणमिति लगाए, है ना, फर्स्ट ईयर का प्रयोग होगा। मिटा दें? क्या पूछना है कुछ? देखिए एग्जाम्पल नंबर, प्रियांशी बोल रही हो, 4 का बी पार्ट। कह रहा है कॉस थीटा ब्रैकेट में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा साइन थीटा कॉस थीटा प्लस लगा हुआ है साइन थीटा आव्यूह साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा। कुछ सिद्ध करना है कि मान नहीं बताना है? का मान कह रहा बता दो। कुछ नहीं करना है, अंदर गुणा करा लो।
कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस लगा हुआ है लगा रहने दो, साइन को अंदर भेज दो, साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये रहा साइन स्क्वायर थीटा। जब दोनों को जोड़ने की बारी आ जाएगी तो दो अवयव को जोड़ते हैं किस तरीके से, सेम पोजीशन के अवयव को सेम पोजीशन के अवयव के साथ लिख देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, आगे पीछे लिख दिया, चिन्ह सही होने चाहिए बस। अच्छा, ये इसके साथ जाएगा, पहले प्लस वाला लिख लो, साइन थीटा इंटू, और फिर माइनस वाला लिख लो, समझ रहे हो ना, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, आगे पीछे लिख सकते हो, बस शर्त क्या है, चिन्ह सही होने चाहिए, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये भी जोड़ दीजिए तो क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। बस ये तो तुमने पढ़ रखा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना पढ़ रखा है, 1, और ये घटकर कितने बन जाएंगे, 0, ये घटकर 0 और ये 1, 1 0 0 1, जिसको हम आई भी बोल सकते हैं। बस हो गया। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल सिंपल था, नोट कर लो। अब 2020 में पूछा गया है, पेपर में, बोर्ड एग्जाम में आया है। हाथ तेज चलाओ। हटा दें। एग्जाम्पल नंबर 5 और एग्जाम्पल नंबर 6 ये दोनों ही आपके क्या है, होमवर्क है, दोनों में गुणा करानी है, इसलिए होमवर्क दे रहे हैं। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ठीक है। इसके बाद स्टार बनाइए एक, और इसमें लिखिए आव्यूह गुणन क्रिया के गुण।
आव्यूह गुणन क्रिया के गुण, आव्यूह गुणन क्रिया के गुण, आव्यूह गुणन क्रिया के गुण। हो गया। पॉइंट नंबर 1 सुनते जाना, लिखना बाद में। पहला पॉइंट क्रम विनिमय नियम, ठीक है ना। तो क्या होता क्रम विनिमय नियम, जानते हो ना। क्रम को पलट देना, जैसे हम लोगों ने योग और अंतर योग में सीखा था शायद। योग में आपको बताया था कि एक आव्यूह ए है और उसमें बी जोड़ दो, जो उत्तर मिलेगा वही उत्तर किस में मिलेगा, बी में ए जोड़ दो। तो इसी को बोलते हैं क्रम विनिमय, क्रम को पलट देना, समझ गए ना। ऐसे ही गुणा की क्रिया कर, और हम लोग पढ़ क्या रहे हैं गुणन में। तो गुणन में क्या होता है, गुणन में जो साधारण में ए गुणे बी बराबर होता है बी गुणे ए। कैसे, 2 गुणे 3 कितना होता है, और 3 गुणे 2 कितना होता है, 6। 2 प्लस 3 कितना होता है, और 3 प्लस 2 कितना होता है। तो गणित में क्रम विनिमय नियम योग में लगता है, लगता है, बिल्कुल लगता है, आव्यूह में भी लगता है। और गुणा की क्रिया में संख्याओं में जो गुणा करते हैं तो वहां क्रम विनिमय नियम लगता है। 2 3 6 होता है, 3 दूनी 6 होता है। लेकिन आव्यूह की गुणा में क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होता है। पढ़ा चुके हैं कल, ए बी नॉट इक्वल टू बी ए होता है, नहीं होता है, होता है कि नहीं होता है। तो लिखो, पहला पॉइंट लिखो, क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होता है, लागू नहीं होता है। ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, ये किसके लिए लिखा है, किसके लिए लिखा है, आव्यूह के लिए है। ये मत कहना सर जी 2 3 6 और 3 दूनी 6 होता है, समझ गए। आव्यूह में ये नहीं होता है, ये लिख लीजिए। क्या नंबर 2, नंबर 2 लिखिए, साहचर्य नियम, साहचर्य नियम लागू होता है, साहचर्य नियम लागू होता है, साहचर्य नियम लागू होता है, ठीक है। साहचर्य नियम होता क्या है, ए बी की पहले गुणा कर लो, जो उत्तर आए उसकी गुणा सी से कर दो, ठीक है। ये बात बिल्कुल बराबर होगी किसमें, कि ऐसा करो कि पहले बी और सी की गुणा कर लो और फिर ए से गुणा कर लो। समझ में आई बात। क्रम ऐसे रहना चाहिए। बस यहाँ पर ए बी की गुणा सी से करिए और यहाँ ए की गुणा बी सी से करिए। बात समझ पा रहे हो। ये मत कहना बी सी की गुणा ए से कर रहे हैं, बी सी की गुणा ए से नहीं कर रहे हैं, ए की गुणा बी सी से कर रहे हैं, और यहाँ ए बी की गुणा सी से कर रहे हैं, ए बी सी ए बी सी। समझ पा रहे हो। तो इसको बोलते हैं साहचर्य नियम, और आव्यूह में साहचर्य नियम लागू होता है। लिख लीजिए। मतलब इसको अभी हम लोग आगे एग्जाम्पल करेंगे तो ये क्वेश्चन मिलेंगे हम लोगों को। जैसे क्रम विनिमय नियम लागू होता है, यह लागू नहीं होता, ये लिखा हम लोगों ने। अभी हम लोग जब आगे बढ़ेंगे, एग्जाम्पल करेंगे, एक्सरसाइज पढ़ेंगे, तो वहां पर साफ साफ लिखा होगा। क्या लिखा होगा, सिद्ध कीजिए ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। तो एक बार ए बी निकालेंगे और एक बार बी ए निकालेंगे और देखेंगे क्या कि दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं, पहला नियम लागू सिद्ध हो गया। ऐसे यहां पर
साहचर्य नियम कैसे पूछेगा वो तुमसे? अभी या तो एग्जाम्पल में या तो क्वेश्चन की एक्सरसाइज में हमको क्या मिलेगा, कहेगा दिखाइए कि ए बी सी, ऐसे लिखा हुआ जैसे लिखा हुआ है ए बी सी बराबर ए बी सी, दिखाइए। तो टेकिंग एलएचएस, एलएचएस में क्या करेंगे, पहले ए और बी की गुणा करेंगे, आबू तैयार हो जाएगा, उसकी किससे गुणा करेंगे, सी से, ये एलएचएस आ गया। जो मान निकल कर आएगा वही आरएचएस में क्या करेंगे, पहले ए लिख लेंगे और पहले गुणा किससे करेंगे, बी और सी की गुणा करेंगे, फिर ए और बी सी गुणा कर लेंगे। ये सब आगे मिलेगा, सब आगे मिलेगा, ठीक है। वरना बता देते, अगर नहीं मिलता तो बता देते। अभी लिखवा दें, फिर अभी वहां पर चलेगा तब मिलेगा हम लोगों को। अगला लिखिए, वितरण नियम, वितरण नियम, वितरण नियम तीसरा, वितरण नियम लागू होता है, लागू होता है। अब ये वितरण नियम क्या है, वितरण नियम है ए ब्रैकेट में बी प्लस सी, ए ब्रैकेट में बी प्लस सी। वितरण नियम से हम लोगों ने क्या सीख रखा है, ए बी ए सी सीख रखा है, बचपन से करते आ रहे हैं। क्या करते आ रहे हैं, एक्स बाहर और एक्स प्लस 2 लिखा होता है, तो कैसे करते हैं, पहले एक्स को एक्स के बाद पहुंचाते हैं, क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, नहीं लिखते, लिखते कि नहीं लिखते। तो कौन सा नियम लगाया है यहाँ, वितरण नियम ही लगाया है, बस तुम लोगों को नाम नहीं मालूम है, आज नाम भी पता चले जा रहे हैं। तो क्या, एक आव्यूह ए है और एक आव्यूह बी है, एक आव्यूह सी है। अगर बी और सी को दोनों जोड़ो और आव्यूह ए की बी प्लस सी से गुणा करो, तो जो एलएचएस में आएगा ना वही आरएचएस में आएगा। कब, जब पहले ए बी की गुणा कर लो, ए सी की गुणा कर लो और दोनों को जोड़ लो, दोनों ही बात सेम टू सेम है। एलएचएस बराबर आरएचएस, जैसे एलएचएस बराबर आरएचएस आ जाएगा, वितरण नियम लागू हो रहा है और आएगा, क्योंकि लागू हो रहा है इसलिए आएगा। कहां से देखेंगे, या तो एग्जाम्पल में या तो एक्सरसाइज में, समझ गए। अगला लिखो चौथा, ये नोट कर लो फटाक से, निरसन नियम, निरसन नियम निरसन नियम लागू नहीं होता है, निरसन नियम लागू नहीं होता है। अब ये निरसन नियम क्या है, निरसन नियम क्या है वो भी देख लो। अगर कहीं पर ए बी आ जाए, कहीं पर क्या आ जाए, ए बी, और बराबर आ जाए ए सी, यदि यदि ए बी बराबर हो किसके, ए सी के, ए बी किसके बराबर है, ए सी के, तो बी नॉट इक्वल टू सी। जरूरी नहीं है कि बी सी के बराबर हो, जबकि हम लोग गणित में क्या पढ़ रहे थे, गणित में क्या पढ़ते आ रहे थे दिन से, इतने दिन से यही तो कहते थे, क्या कहते थे कि x गुणे 2 बराबर x गुणे y, ऐसे होता था। तो लोग बहुत साफ कहते थे, क्या कहते थे, क्या कहते थे कि भैया x x तो बराबर है, यानी y का मान कितना है, कह देते थे कि नहीं कह देते थे। वहां लागू होता था, वहां लागू होता था, लेकिन आव्यूह में लागू नहीं होता है। a गुणे b बराबर a गुणे c अगर है तो निश्चित बात नहीं है कि b और c आपस में बराबर हो, निश्चित बात नहीं है। और हम लोग कोई भी नियम पढ़ते हैं, जब वो निश्चित होता तभी वो नियम बनता है। इत्तेफाक को नियम नहीं कहते, इत्तेफाक को नियम नहीं कहते। एक दिन सुबह तुम 3 बजे जग गए और कोई आया तुम्हारे घर में कि तुम कै बजे जगते हो, अरे हम तो 3 बजे जगते हैं, तुमने नियम बता दिया अपना। नियम नहीं था, वो एक इत्तेफाक था, किसी कारण उठे हो गए, लेकिन रोज नहीं उठते हो, समझ गए बस। हाँ, महसूस बहुत कर ले हो, ठीक है।
सोते क्या तुम चौकीदार हो ना सास की? कहाँ है, कहाँ बैठे तुम थे? तुम तो करण तक जाते हो, करण के घर तक कई बार देखा हमने। हाँ तो लिखिए, एक नोट लिखिए, नोट। नोट लिखिए, दो शून्येतर आव्यूह के गुणनफल के, दो शून्येतर आव्यूह के, दो शून्येतर आव्यूह के गुणनफल, दो शून्येतर आव्यूह के गुणनफल से शून्य आव्यूह प्राप्त हो सकता है। शून्य आव्यूह प्राप्त हो सकता है। कुछ समझ में नहीं आया। दो शून्येतर आव्यूह, शून्येतर का मतलब जानते हो? जो शून्य ना हो। धनेतर का मतलब क्या होता है? जो धन ना हो, यानी जो प्लस के ना हो, उसको बोलते हैं धनेतर। ऋणेतर क्या होता है? जो ऋण का ना हो। शून्येतर मतलब क्या होता है? जो शून्य का ना हो। तो हमने लिखा है कि दो आव्यूह जो शून्य नहीं है, दो आव्यूह जो शून्य आव्यूह नहीं है, उनकी गुणनफल से, उनके गुणनफल से हमको क्या मिल सकता है? शून्य आव्यूह मिल सकता है, मिल सकता है। जबकि गणित में कभी ऐसा नहीं हुआ। गणित में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि 2 और 3 की हम गुणा करा रहे हो और उत्तर हमें 0 मिले। बता दो कब वो मिला हो तो। अब ये मत कहना सर जी 2 गुणे 0 लिख लो, यो मत कहना 2 गुणे 0 लिख लो तो 0 होता है। क्यों? क्योंकि हम पहले मना कर चुके हैं, कोई भी वैल्यू आप 0 नहीं लेंगे। शून्येतर बोला ना हमने, शून्येतर मतलब शून्य नहीं, शून्य नहीं लेना है। बाकी बताओ कौन सी संख्या लेके 0 आ जाए? गणित में ऐसा कभी नहीं होता है। लेकिन आव्यूह की दुनिया में, आव्यूह की दुनिया में क्या होता है कि कभी भी अगर कोई हमारे पास 2 आव्यूह हैं और वो शून्य नहीं है, लेकिन गुणा करने के बाद वो शून्य आव्यूह दे सकते हैं। कैसे? एग्जाम्पल के तौर पे लिख लीजिए नीचे। कैसे लिखोगे देखना अभी, देखना अभी। एक आव्यूह हमने लिखा 0 1 0 0, ठीक है। और एक आव्यूह लिख लो, कोई भी बना सकते हो, पढ़ेगी खड़े में ले जाएंगे। तो यहां पर 0 रहना चाहिए, यहां पर 0 रहना चाहिए, यहां पर 0 रहना चाहिए, और यहां पर 1 लिख सकते हो, ये 0 लिख सकते हो। तो पढ़ेगी खड़े में जाओगे, ठीक है। 0 0। देखो क्या ये शून्य आव्यूह है? क्या ये शून्य आव्यूह है? शून्य आव्यूह की क्या परिभाषा थी? जिसके सभी तत्व शून्य हो। सभी तत्व कहाँ शून्य है? तो ये शून्य आव्यूह नहीं है। तो कैसा आव्यूह है? शून्येतर है। बी कैसा आव्यूह है? शून्येतर आव्यूह है। क्या ये शून्य है? नहीं। क्या ये शून्य है? नहीं। गुणा करके देखो दोनों की, दोनों की गुणा करो। 0 1 0 0 1 0 0 0, पढ़े की खड़े में 0 0 0 0। क्या मिल गया? शून्य आव्यूह मिल गया। समझ में आई बात? लिख लीजिए, यही नोट समझना था। समझ में आ गया? अच्छा, एक बात और बता देते हैं। गुणनखंड पढ़े थे? गुणनखंड ऐसे पढ़े होंगे, ऐसे पढ़े होंगे, x + 2 x - 2 बराबर 0, ठीक है। तो हम लोग क्या कहते थे कि 2 नंबर हैं,
जिनकी गुणा हो रही है, उत्तर क्या मिल रहा है? ऐसा एक ही शर्त पे हो सकता है जब या तो ये जीरो हो या तो ये जीरो हो। नहीं समझे? तभी तो हम कहते थे कि x प्लस 2 बराबर, ये तो तुमने रट रखा था, मालूम कहाँ था तुमको कि हाँ इसको जीरो के बराबर रख रहे हैं। क्यों रख रहे हो जीरो के बराबर? पता चला कि दो संख्याओं का गुणनफल कभी जीरो मिल सकता है? नहीं। कब मिल सकता है? यदि या तो ये जीरो हो या ये जीरो हो। तभी तो x के 2 मान निकल कर आए। समझ गए? अब आव्यूह की दुनिया में आओ जरा। अगर कोई तुमसे कह दे कि 2 आव्यूह का गुणनफल कितना आया? जीरो, तो क्या तुम ये यहां पर कह पाओगे कि या तो a जीरो है या b जीरो है? क्या कह पाओगे? नहीं कह पाओगे। क्यों? अभी बता दिया ना कि ऐसी कोई शर्त नहीं है कि a b का मान अगर जीरो है तो a भी जीरो होगा। कहाँ है? देख लो, उल्टा चलो, उल्टा। नहीं समझ पा रहे? फिर समझो, गहराई से समझो। जब ए बी का मान कितना है? जीरो, तो ए बी का मान जीरो लिख दिया। तो क्या तुम ये कह सकते हो कि ए का मान भी जीरो होगा? अगर तुम कह दोगे तो यहां तो जीरो नहीं है। समझ रहे हो? क्या तुम ये बात कह सकते हो बी का मान भी जीरो होगा? नहीं कह सकते। क्यों? बी का मान कहां जीरो है? बी का मान भी शून्य आव्यूह नहीं है, ए का मान भी शून्य आव्यूह नहीं है, लेकिन ए बी का मान शून्य आव्यूह हो सकता है। किस दुनिया में? आव्यूह की दुनिया में। लेकिन गणित की दुनिया में जीरो अगर आया है तो सीधे सीधे यही कहेंगे या तो ये जीरो है या तो ये जीरो है। क्या आई बात समझ में? तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। कुछ एग्जाम्पल जो हमने पढ़ा रखे हैं वो तुम्हारे कंप्लीट हो गए। अब कल की क्लास में क्या चालू होगा? जितने भी अभी गुण सीखे हम लोगों ने, गुण सीखे थे अभी, इन्हीं गुणों पर अब क्वेश्चन हम लोगों को मिलने वाले। पूरी एक्सरसाइज में गुण भरे पड़े। कहेगा ये बराबर, ये दिखाओ क्या बराबर हैं, सिद्ध करो बराबर नहीं होते हैं। समझ गए? यही सब पूछेगा, इतना सब कुछ। आज इतने, बाकी कल। किसी का कोई डाउट रह रहा हो तो पूछ लो, किसी का कोई डाउट रह रहा हो तो पूछ लो।